बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम बीएस नर्सिंग स्वात रीजन 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग एंड प्रिंसिपल इसका यूनिट 1 पढ़ेंगे, जो कि है रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया गया है ताकि जो स्वात रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। वैसे तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग और रिफ्लेक्टिव राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ होती रहती हैं, लेकिन अब हम इसको वन बाय वन अलग अलग पढ़ेंगे ताकि इसको जो है आप लोग को सही तरीके से समझ आ सके। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस को दोबारा से रिकैप्चर करते हैं। अब वो रिकैप्चर प्रोसेस किस तरीके से होगा कि अब फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है, आपने किसी को कोई एक्टिविटी करते हुए देखा है, देन आप वो जो एक्सपीरियंस है उसको आपने परसीव किया, उसके बारे में आप सोचेंगे, उसके बारे में एवैल्यूएशन करेंगे। एवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, आप उस एक्सपीरियंस की क्वालिटी, उसकी वैल्यू को जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके बारे में एक डीप थिंकिंग करते हैं। इसके अलावा ये जो एक्सपीरियंस होता है ये फिर आपके लर्निंग स्टेज बन जाता है, यानी कि इस एक्सपीरियंस से, इस रिफ्लेक्शन से आप अपने लर्निंग फेज के अंदर चले जाते हो। अब लर्निंग फेज के अंदर इसेंशियल रोल क्या है रिफ्लेक्शन का? इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन जो है वो लर्निंग प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा करता है। किस तरीके से? क्योंकि इसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है रिकैप्चर करते हैं, यानी कि उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर के बारे में सोचते हैं। देन अपने थॉट्स को जब वो कॉन्शियस मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी उसकी वजह से उनको न्यू एक्सपीरियंसेस फेस करना, न्यू एक्सपीरियंसेस उनको गेन होते हैं और उनके बिहेवियर पैटर्न्स, अब बिहेवियर पैटर्न्स किस तरीके से चेंज होंगे? आप लोगों ने टीचिंग की डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद है तो टीचिंग में ये था कि जब भी एक लर्नर जो है, एक टीचर कोई भी अपने लर्नर को कोई चीज़ या कोई एजुकेशन उनको टीच करेगा, यानी कि जो लर्नर होगा जब उसके अंदर कोई भी लर्निंग एबिलिटी डेवलप होगी तो उसके जो बिहेवियर होगा उसमें चेंज होगा। तो इस वजह से ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से जब ये थॉट्स ऑर्गेनाइज तरीके से कॉन्शियस मैनर में जब ऑर्डर्ड होते हैं तो उसकी वजह से जो एक पर्सन है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करता है और अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकता है। ये जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है ये एक पर्सन को किस कैपेबल बनाती है, ताकि वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो जो एक्शन है वो परसीव कर रहा है तो ये उसके साथ जो है इंगेज हो सके। फिर उसके बाद वो अपने थॉट्स को लेकर उसको एक्सपीरियंस करेगा, रिकैप्चर करेगा, इवॉल्वेट करेगा और उससे वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा, यानी वो एक लर्नर होगा जो कि उस एक्सपीरियंसेस को लर्न कर देगा। अच्छा, ये जो आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही है तो इस कोट का मतलब ये है कि अगर आपके बारे में दुनिया जो भी सोचे लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो सबसे फ़र्क पड़ता है वो ये है कि आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हो, यानी कि जिस नज़रिए से, जिस रिफ्लेक्शन के थ्रू आप लोग अपने आप को देखोगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने आप की स्टडी करना, तो जितना आप अपने आप की स्टडी करोगे उतना ही आप डेवलप होगे, उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अच्छा, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। रिफ्लेक्शन टॉपिक हम पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन जो है अभी तक हम सिर्फ जनरल पढ़ रहे थे, यानी कि एक पर्सन अपने थॉट्स को जो है वो रिकैप्चर कर रहा है। अब जब यही रिफ्लेक्शन हमारे एजुकेशन लेवल पर आ जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक हमारे एजुकेशन लाइफ के अंदर आ जाएगी, तो उसको फिर हम बोलेंगे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें हम एक्सपीरियंस के बारे में सोचेंगे और वो जो एक्सपीरियंस होगा वो हमें एक चीज़ की तरफ एक डायरेक्शन देगा, एक एजुकेशन की तरफ, एक टॉपिक की तरफ वो जो है वो हमें डायरेक्शन देगा। अब वो डायरेक्शन क्या हो सकती है? वो एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल एरर हो सकता है, यानी कि अब वो एक क्लिनिकल पे गया है, उसने एक डोज दी है किसी को, पेशेंट को उसने डोज दे दी, लेकिन वो जो डोज है वो उसने गलत पेशेंट को दे दिया, वो उसने ओवर डोज कर दिया, तो ये क्या हुआ? क्लिनिकल एरर। अब इसके बारे में वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करेगा, वो सोचेगा कि मैंने कहाँ पर गलती की, उसके जो थॉट्स होंगे वो कॉन्शियस मैनर में जो है ऑर्गेनाइज होंगे, जिसकी वजह से वो
अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करेगा। तो ये बेसिकली उसका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होगा। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि आपको एक डिजीज़ के बारे में, आपको एक थ्योरी के बारे में जो है, आपको आपके पास नॉलेज कम है या ज़्यादा है। अगर आप लोग अपने आप पर गौर करें तो अब आपको कोई ऐसा नहीं बताता कि आपको ये टॉपिक सही से नहीं आता, लेकिन आपको अपने बारे में पता होता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट का कौन सा जो टॉपिक है उसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है ये आपको ये भी बताता है कि आपके इंटरेस्ट लेवल किस चीज़ में है। यानी कि आप जब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करते हो तो उस बीच में आपको पता चलता है कि आप एक सब्जेक्ट की तरफ, आप एक थ्योरी की तरफ, या कोई भी ऐसी क्लिनिकल स्किल है जिसकी तरफ आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो या आप ज़्यादा रिफ्लेक्शन कर रहे हो, तो इट मीन्स कि इसमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से एक जो है एक पर्सन को एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको अपने बायसेस, एजम्पशंस के बारे में पता चलता है। अभी अगर हम पेशेंट की मिसाल लें तो पेशेंट के बारे में भी आपको अपने बायसेस के बारे में पता चलता है। यानी कि उस पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स आप देखते हो, आप उस पेशेंट की जो है वो डिफरेंट मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस देखते हो, उस बारे में फिर आपके बायसेस डेवलप होते हैं। अब अगर आपने एक पेशेंट का क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा कि पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो कंटिन्यूस हाई आ रहा है, या एक पेशेंट है उसका कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर रीडिंग जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो इट मीन्स कि अब आपका जो है, अगर वो पेशेंट किसी और डिजीज़ या किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी आया है, लेकिन चूंकि आपके अपने क्रिटिकल रिफ्लेक्शन किया, अपनी सोच समझ को इस्तेमाल किया, तो इससे आप जो है मुख्तलिफ डायग्नोसिस के लिए आप बायसेस शो करोगे। यानी कि अब इस पेशेंट की तरफ आप डायबिटिक जो है आपके बायसेस चला जाएगा, या अगर ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो आप हाइपरटेंसिव की तरफ सोचने लगोगे, अपनी तरफ से क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करोगे। तो ये बेसिकली ये जो जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से मिलती हैं। ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है ये आपको अपने बारे में भी बताता है कि आपके अंदर क्या क्या है, यानी कि आपके अपने नॉलेज गैप्स के बारे में, कि आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज कम है, ज़्यादा है, आपको अपने एजम्पशंस के बारे में, अपने बायसेस के बारे में, चाहे तो वो आपके अपने डेली लाइफ के बारे में आपके बायसेस हो गए, यानी आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपकी फेवरेट हॉबी, आपकी फेवरेट एक्टिविटी, या आपकी अनहेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, या चाहे आप पेशेंट की तरफ आपके बायसेस, एजम्पशंस हो गए, या आपके थॉट प्रोसेसेस को मैच्योर करना, यानी कि आपके जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं, आप न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस लर्न करते हैं, नॉलेज लर्न करते हैं, इससे आपके जो थॉट्स होते हैं वो भी मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स कह सकते हैं या दो क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। इनफॉर्मल में आपका अपना सेल्फ आता है, यानी कि आपके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जहन में एक एट अ टाइम बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंफ्यूजन हम हो रहे होते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है ये बेसिकली हमारे अपने सेल्फ के बारे में होती है, जिसमें हमें अपने आप के बारे में जो है वो पता चलता है। एंड फॉर्मल रिफ्लेक्शन जो कि यही क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो कि हम एजुकेशन लेवल पर अगर हम यूज़ करें और उससे हम एक्सपीरियंसेस लर्न करें तो ये होगा फॉर्मल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है? ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन था ये एक प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस के थ्रू जो पर्सन लर्न करेगा, यानी कि इस प्रोसेस के लिए हमें टाइम चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए। जितने इंसान प्रैक्टिस करता है उतने ही जो है वो एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंसेस वो गेन करता है। तो अब वो उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो उसने लर्न किया या वो अपने लर्निंग फेज के अंदर आया, तो ये बेसिकली क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लर्निंग होगी। ये एक एक्टिव प्रोसेस होगा। यानी कि अब एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है कि इसमें जो स्टूडेंट है वो अपने थॉट प्रोसेसेस को बाकायदा तौर पर यूज़ कर रहा है। कोई पैसिव लर्निंग, यानी उसने किसी और को नहीं देखा, उसने किसी और की सोच पे नहीं सोचा, उसने अपने थॉट प्रोसेसेस को यूज़ किया और उसकी वजह से उसने एक्सपीरियंसेस गेन किया, उसने लर्निंग की। तो ये इसमें क्या होगा कि इसमें ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें वो अपने इश्यूज़ के बारे में पहले सोचेगा। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपने एक एक्सपीरियंस देखा
تو اب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، آپ کے ذہن میں بہت سے کویشچنز آئیں گے، آپ اس کویشچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ آپ ریفلیکٹیو تھنکنگ کرو گے۔ اس ریفلیکٹیو تھنکنگ کے اینڈ پر جو آپ کو ریزلٹ ملے گا، یعنی جو آپ کو نیو نالج مل جائے گا، تو یہ بیسیکلی آپ کی ریفلیکٹیو لرننگ ہوگی۔ ریفلیکٹیو لرننگ تب بہت اچھے سے کام کرتی ہے جب آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا اس کے دوران یا بعد میں جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ اب سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ ایک ایسا جنرل ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو باقاعدہ طور پر ریفلیکٹیو لرننگ کے ٹاپک میں ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے ہمارے تھاٹس جو ہیں وہ آرگنائز ہوتے ہیں اور ہمیں ایک ایکسپیرئنس کے بارے میں ایوالویشن کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی ایوالویشن جو ہے یہ ہمارے آگے لرننگ میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ریفلیکٹیو لرننگ جو ہے وہ صرف نیو چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یہ جو ریفلیکٹیو لرننگ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمیں ریئل ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رکھتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ریئل ورلڈ کو جو ہے اپنے اپنے نظریے سے دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ریفلیکٹیو لرننگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمیں ریئل ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ اسکل ہے جو کہ نیو چیزیں، یعنی کہ ہمارے جو اپنے پرسنل جو ہمارے بائسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی ہمارے اپنے سیلف کے بارے میں ہمیں نالج پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہیلتھی سیلف ہے، یعنی کہ جو ہمارا اپنے ویلیوز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ویلیوز بلیوز ہوتے ہیں، ان کو لرننگ انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رکھتی ہیں، یعنی کہ ریئل ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اٹیچ رکھتی ہے۔ اگر ہم ریفلیکٹیو لرننگ کے پروسیسز کی بات کریں تو وہی بات کہ کوئی بھی سب سے پہلے کوئی بھی ایشو ہوگا یا ٹاپک یا کوئی بھی ایکسپیرئنس، یعنی کہ جب بھی کوئی ضرورت ہوگی، چاہے وہ نیو ایکسپیرئنس آیا، نیو ٹاپک آیا یا نیو ایشو آیا، جس طریقے سے اب میں آپ کو ریفلیکٹیو رائٹنگ یا ریفلیکٹیو لرننگ پڑھا رہی ہوں تو اب آپ کے ذہن میں بہت سے کویشچنز ارائز ہوں گے، تو یہ بیسیکلی ریفلیکٹیو لرننگ کا فرسٹ پارٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب پھر ابھی میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں تو جب آپ یہ لیکچر کمپلیٹ کریں گے دین آپ سیکنڈ سٹیج پر ہوں گے، یعنی کہ آپ اپنے پرسیپشنز کو، آپ اپنے آئیڈیاز کو یوز کریں گے۔ آپ کے ذہن میں بہت سے کویشچن آئے ہوں گے، اب اس کویشچن کی وجہ سے آپ کنفیوز بھی ہوں گے، آپ کو سمجھنے میں بھی پرابلم ہوگی۔ تو اب آپ اس سٹیج کے بعد آپ دو کام کر سکتے ہیں، ایک تو اپنے آئیڈیاز اور بیلیفز کے اکارڈنگ جو آپ کے ذہن میں کویشچن ہیں ان کو آپ نے جو ہے سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یا جو ہے آپ اس سے ریلیٹڈ ریلیونٹ سورسز ڈھونڈتے ہیں، جس طرح آپ سلائیڈز دیکھ لیتے ہو، بکس دیکھ لیتے ہو، ویب سائٹس دیکھ لیتے ہو۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے جو کویشچنز ہوتے ہیں، جو کنفیوژن ہوتے ہیں اس کو دور کرتے ہو۔ دین آپ نے لرننگ کر لی، آپ نے سورسز بھی ڈھونڈ لیا، آپ نے اپنے آئیڈیاز اور بیلیفز کے اکارڈنگ اس کو سالو بھی کر لیا، ریفائن بھی کر لیا۔ اب اس لرننگ کو جب آپ اپنے ایکسپیرئنس میں لے کر آؤ گے تو یہ بیسیکلی آپ کی ریفلیکٹیو لرننگ ہوگی۔ اچھا، اگر ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کی بات کریں تو ایسے کون سے ایشوز ہیں جو کہ آپ جو ہے لکھ سکتے ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں آپ ریفلیکٹیو لرننگ جو ہے یہ کر سکتے ہو۔ تو یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ کویشچنز آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کریں، تو جب آپ ان کویشچنز پہ غور و فکر کرو گے تو آپ بہت سی لرننگ سٹیج پہ جو ہے وہ انٹری کر سکتے ہو۔ اب آتے ہیں ہم ریفلیکٹیو ایکٹیویٹی پہ۔ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا، یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریفلیکٹیو لرنر کے اکارڈنگ جو ہیں وہ سوچ سکیں۔ اب اس ایکٹیویٹی میں یہ ہوگا کہ آپ ایسے کچھ ورڈز یا ایسے کچھ سینٹینسز لکھو گے جس میں آپ بہت زیادہ اچھے ہو، تو اس کا جو موسٹ کامن رسپانس ہوگا یا تو وہ پریکٹس ہوگی یا وہ ٹرائل اینڈ ایرر۔ ٹرائل اینڈ ایرر ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو ایسی سچویشن میں ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، ہم بس جسٹ ٹرائی کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح لیبارٹریز میں آپ لوگ دیکھ لیں یا ڈفرینٹ سائنٹیفک پروسیسز آپ لوگ دیکھ لیں کہ جس میں ہمیں آؤٹ کم تو نہیں پتا ہوتا، یا کوئی بھی نیو میڈیکیشن ہے اب اس کو کلینکل سائٹ پہ یوز کرتے تو وہ بیسیکلی ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ گو
विद द फ्लो हो गया, रिपीटेशन हो गई या एक्सपेरिमेंटेड हो गई। तो ये बेसिकली वो रिस्पॉन्सेज होंगे जो आपके अगर आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो उस चीज़ में, या वो अपनी फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपीरियंस किया है तो वो एक्सपीरियंस या तो आपने प्रैक्टिस के थ्रू बहुत ज़्यादा सीखा होगा, इस वजह से आप उसमें अच्छे होंगे, या ट्रायल एंड एरर के थ्रू आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये बेसिकली आप वो चीज़ें लिखते हैं जिसमें आप अच्छे होते हैं, देन उसके बारे में आप रिस्पॉन्सेज लिखते हैं। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती। ये मेथड बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो कि एक चीज़ में उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब ये बहुत सी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से होगा। तो अब इन रिस्पॉन्सेज में क्या क्या मोस्ट कॉमन आता है कि इसमें एक ये होगा कि या तो वो जो स्टूडेंट है या वो जो पर्सन है वो खुद ही नहीं सीखना चाहता, और या वो जो है वो कोई पॉइंट नहीं देख पाता। यानी कि अब आपने जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है तो इसमें बेसिकली जो थॉट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि कॉन्शियस मैनर पे जब हम थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें बेसिकली हमने जो एक्सपीरियंस किया है, फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकल साइड पे गए हो और आपने कोई न्यू एक्सपीरियंस गेन किया है, तो अब न्यू इन एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ पॉइंट्स नोट करते हो, कुछ उसके नुकात होते हैं जिसके बारे में आप याद होती हैं। तो ये बेसिकली ये उन स्टूडेंट के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बैड हो जाता है जो कि इन पॉइंट्स को नहीं देख पाते, या उनकी टीचिंग जो है उनको सही तरीके से नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ लेकिन अगर मैं आपको कोई टॉपिक सही तरीके से नहीं समझा रही तो इट मीन्स कि ये बैड टीचिंग होगी, जिसकी वजह से आप एक सब्जेक्ट में जो है वो अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा कहते हैं कि कोई भी जो सोच समझ होती है वो हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं, यानी कि हम सेंसिबल थिंकर्स होते हैं। अब जब वो पर्सन जो कि अपने परसेप्शन को, अपने जो कॉमन सेंस है उसको नहीं यूज़ कर पाता, तो इस वजह से वो जो एक एक्सपीरियंस होता है उसमें वो पीछे रह जाता है। तो ये एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है, इसमें आप डिफरेंट चीज़ें पहले लिखोगे जिसमें आप सबसे पहले अच्छे हो, देन आप उसके रिस्पॉन्सेस चेक करोगे कि आप इसमें क्यों अच्छे हो, देन फिर आप लिखोगे कि आप किस चीज़ में बुरे हो, यानी कि आपको कौन सी चीज़ में लर्निंग प्रॉब्लम होती है, देन आप उसके एक्सपीरियंसेस लिखोगे। तो इससे आपकी अपनी रिफ्लेक्टिव लर्निंग हो जाएगी। अच्छा, इस रिफ्लेक्शन को यानी इस रिफ्लेक्टिव लर्निंग को समझाने के लिए या इसको मज़ीद इनकरेज करने के लिए, मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स या मॉडल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एक बात बहुत पहले क्लियर कर दी कि इसमें से कोई भी मॉडल जो है वो 100% राइट नहीं है। इसको हम जस्ट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि उस सिचुएशन में जो फिट होता है हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें कॉमन मॉडल्स है कॉल्ब्स मॉडल, गिब्स जॉन्स मॉडल और ड्रिस्कल या बायबॉटन मॉडल। तो ये कॉमन मॉडल्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल्ब्स के एक्सपीरियंशियल साइकिल को, यानी कि ये एक ऐसा मॉडल था जिसने 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो है उसको शो किया था। कॉल्ब नाम था इसका, 1984 में इसने ये मॉडल शो किया था। एमसीक्यूज नोट कर लें। तो इसमें कहा था कि आपके जो एक पर्सन जो है कॉल्ब के अकॉर्डिंग वो एक रिफ्लेक्टिव लर्निंग किस तरीके से करता है, तो सबसे पहले वो एक चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस की तरफ वो एक्सपोज होता है। उस एक्सपोज के बाद जो है वो अपने रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि ये उसके बारे में सोचता है, लेकिन अभी भी वो जस्ट जनरल सोचता है, यानी कि जस्ट वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिव्यू कर रहा होता है। जब वो अपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में पहुंचता है, अब इस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में उसके जहन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे, अब उसने उस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अपने आइडियाज़ और बिलीव्स का यूज़ किया, डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज़ किया, डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ किया, देन उसके बारे में उसने डीप अंडरस्टैंडिंग की, वो अपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्टेज में पहुंच गया। तो यहाँ तक अब उसका थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। अब वो जब उसी थ्योरेटिकल नॉलेज को वो जो है ट्राई करने की कोशिश करेगा, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेगा, देन वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होगा। और यही साइकिल जो है ये एक पर्सन के साथ जो है वो चलता रहता है।
अब अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अब एक एग्जांपल को जो है कॉलेज के एक्सपीरियंशियल साइकिल के साथ इसको रिलेट करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट डे पर जो है एनाटॉमी का लेक्चर लिया है, तो अब वो जो एनाटॉमी का लेक्चर जब वो लेगा तो वो उसका कंक्रीट एक्सपीरियंस होगा। अब उस टॉपिक में जो है वो उसके ज़हन में बहुत से क्वेश्चंस आए होंगे, तो वो उन क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करेगा, अपने आइडियाज़ और बिलीव्स को उसमें यूज़ करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो उस एक्सपीरियंस को रिव्यू करेगा, उसके जहन में क्वेश्चंस आए हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। अब जब वो घर जाएगा और डिफरेंट नोट्स खोलेगा, डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग जो जो उसके क्वेश्चंस अराइज हुए थे उसने वो नॉलेज हासिल कर ली, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगा। अब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होगा कि वो उस नॉलेज को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो दूसरों को समझाने को कोशिश करेगा या कोई प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करेगा, तो ये उसकी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो गई। तो ये तमाम 4 स्टेजेस जो हैं ये कॉल्स के एक्सपीरियंशियल साइकिल में आती हैं। गिब्स मॉडल, ये ग्राहम गिब्स ने ये रिफ्लेक्टिव साइकिल जो है वो यूज़ किया था, यानी कि डेवलप किया था 1988 में। और इसने जो है बेसिकली ये जो हमने कॉल्व्स के एक्सपीरियंशियल साइकिल पढ़ा था, तो ये जो कॉल्व है यानी कि ये जो गिब्स है, इन्होंने इसी कॉल्व्स के जो एक्सपीरियंशियल साइकिल है, इन्होंने यही एक एक स्टेज को जो है वो मज़ीद आइडेंटिफाई किया था, मज़ीद क्लैरिफाई किया था। इसमें जो हमने 4 स्टेजेस पढ़े हैं, इसने उनको डिफरेंट स्टेजेस में और क्लासिफाई किया, और इसमें एक बहुत एक जो है कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट मॉडल हमें पेश किया, जो कि अभी तक जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जो है वो यूज़ हो रहा है। ये जो गिब्स मॉडल है ये आगे मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन्स मॉडल की, क्योंकि ये जो है अब जब तक आप जॉन्स मॉडल नहीं सीखेंगे तो आपको बाकी 2 मॉडल जो है वो समझ नहीं आएंगे। इस वजह से हम गिब्स मॉडल को जो है वो इसके बाद पढ़ेंगे। ये जो जॉन्स मॉडल था, इसने बेसिकली जो है 4 वेज ऑफ कार्पर 1978 वेज को जो है वो इसने यूज़ किया था। कार्पर ने 1978 में कुछ पैटर्न्स बताए थे नॉलेज के बारे में, यानी कि जब हम अननोन से नॉन की तरफ आते हैं तो वो किन स्टेजेस के थ्रू आते हैं। तो इसमें कार्पर ने जो है 1978 में 4 स्टेजेस उसने कहे थे। एक उसने बोला था एस्थेटिक, यानी कि वो आर्ट जो कि हम करते हैं। पर्सनल, यानी कि हम अपने आप के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस। एथिक्स, मोरल नॉलेज के बारे में। और एम्पेरिक्स, साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि ये वो 4 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ नॉलेज होते हैं जिनसे जो है वो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जॉन्स मॉडल ने बेसिकली इन्हीं कार्पर पैटर्न्स को जो है वो यूज़ करते हुए अपना जो मॉडल था वो पेश किया था। इस मॉडल की, यानी कि ये जो जॉन्स 2006 मॉडल है, इसकी एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसने बेसिकली जो प्रैक्टिशनर्स और उनके सुपरवाइजर्स के दौरान, जो कि हम आज के दौर में उसको कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन या डिफरेंट कॉपरेशन, इसके डिफरेंट नामों से जो हम इनको बुलाते हैं, तो इस टाइम पे इसने वो जो एनालाइजिंग थी, यानी कि इसने उन डायलॉग्स की जो है वो एनालाइजिंग की थी। अच्छा, इसके बाद आता है ड्रिस्कल मॉडल। ड्रिस्कल मॉडल टेरी बॉर्टन्स 1970, इसने बेसिकली 3 क्वेश्चंस अराइज किए थे और कहा था कि ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग में जो है ये एक अहम किरदार अदा करते हैं। टेरी बॉर्टन ने 1970 में 3 क्वेश्चंस दिए थे और उसके बाद जॉन ड्रिस्कल जो है इसने डेवलप किए थे 1994, 2000 एंड 2007। वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट। ये जो हर एक मॉडल के एक एक पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली इसने कहा था कि ये जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है ये इन 3 क्वेश्चंस पे जो है ये बेस करती है। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट, क्या। ये जो क्या का वर्ड है या ये जो वर्ड का वर्ड है, इसको हम ये ट्रिगरिंग क्वेश्चंस को अराइज करता है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्निंग टू दिस सिचुएशन, व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड अदर पीपल डू हु आर इन्वॉल्व इन दिस। यानी कि ये डिफरेंट ट्रिगर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग में जो है एक अहम किरदार अदा करते हैं। देन उसके बाद आता है सो व्हाट क्वेश्चंस। अब सो व्हाट क्वेश्चंस में हमारे पास जो है आएगा कि उस टाइम पे व्हाट डिड आई फील एट द टाइम। अब इसमें हमारे पास जो है फीलिंग्स आ जाएंगी,
यानी कि अब इसमें वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की तरफ जो है वो ट्रिगर क्वेश्चंस है, ट्रिगर क्वेश्चंस के बाद अब वो ऑब्जर्वेशंस की तरफ आ गया है। एंड देन थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है नाउ व्हाट। अब ये जो नाउ व्हाट है ये बेसिकली जो है अब ये वो जो एक्शंस होंगे जो कि वो पर्सन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है स्टेज प्रैक्टिस में आएगा, तो अब वो जो क्वेश्चन अराइज होंगे तो वो नाउ व्हाट के होंगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के आखिर में एक पर्सन जो है वो रिफ्लेक्टिव लर्नर कहलाएगा और वो जो है लर्निंग कर लेगा। अच्छा, अगर हम लेयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो है डिफरेंट लेयर्स शामिल होती हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर है हमारे पास डिस्क्राइबिंग, उसके बाद है एनालाइजिंग और उसके बाद है एवॉल्वेटिंग। हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर उनको जो है एनालाइजिंग और एवॉल्यूशन इन दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो एनालाइज का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, यानी कि जब हम कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको आसानी के साथ समझ सकें, तो वो एनालाइज कहलाता है, एनालाइजिंग कहलाता है। और एवालुएट में जो है वो अगर हम किसी भी थ्योरी को जो है वो एवालुएट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को, तो ये बेसिकली उसकी क्वालिटी, यानी कि अगर हम थॉट्स की एवालुएशन की बात करें तो ये हमें थॉट्स की क्वालिटी, उनकी वैल्यू और उनकी रेलेवेंस, कि वो जो अगर वो थॉट जो है वो अगर किसी प्रोसेस के बारे में है, वो अगर किसी लेक्चर के बारे में है या वो किसी भी चीज़ के बारे में है, तो अब उसकी रेलेवेंसी जो है वो हमें एवॉल्यूशन बताता है। तो ये बेसिकली जो है वो तीन रिफ्लेक्टिव लेयर्स हैं जो कि हमें जो थॉट्स के बारे में, एजम्पशंस, बिलीव्स, थ्योरी बेस्ड एक्शंस के बारे में, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्शन में एक अहम किरदार अदा करती हैं, जिसको हम इन तीन लेयर्स के थ्रू जो है वो सीखते हैं। अब इन लेयर्स को अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो पहला लेवल जो होगा वो जस्ट डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि अब इसमें एक एग्जांपल इन्होंने दी है कि मैंने जो है एक हेल्थ केयर मेंबर को ईटीटी, जो कि एक इंडोट्रेकियल ट्यूब होती हैं ट्रेकिया में पास की जाती है, तो अब एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, अब उसने किसी को ईटीटी ट्यूब जो है वो पास करते हुए देखा है जो कि उसने उससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो ये वो डिस्क्रिप्टिव लेवल पर है। लेवल 2 पे वो अब उसके बारे में सोचने लगेगा, यानी कि अब वो एटीट्यूड उसने पास करते हुए देखा जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो अब रिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब ये क्या होगा, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड लेवल पे उसके रिफ्लेक्शन के साथ उसकी अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। अब किस तरह कि एटीट्यूड उसने पास करते हुए देखा जो कि उसने नहीं देखा था, उसने उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की। अब अवेयरनेस और लर्निंग क्या होगी कि अब वो उस प्रोसेस को, उस एटीट्यूड इंजर्शन को पास करने के लिए जो है वो तरीके सोचेगा, उसको जो है उसको प्रोसीजर को लर्न करेगा। तो लेवल 4 में जो है वो डिस्क्रिप्टिव, यानी कि उसने वो देखा जो कि उसने पहले नहीं देखा था, उसके बाद उसके रिफ्लेक्शन यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ी, लर्निंग स्टेज में उसने लर्न करने की कोशिश की और फ्यूचर में जो है वो एक्शंस यानी कि वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेगा। तो ये बेसिकली लेयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी कि अब हमने वो जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग था जो कि रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू हमने सीखा था, अब उसको जब हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, यानी कि आपने जो लेयर्स हमने पढ़े हैं, ये जो लेयर्स होते हैं तो ये बेसिकली हमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की तरफ लेकर आते हैं, जिसमें वो जो पर्सन था पहले उसने किसी को देखा, उसके अंदर जो है क्वेश्चंस अराइज हुए, उसके बारे में क्यूरियोसिटी अराइज हुई, उसने खुद सीखा और अब वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा। तो ये जो प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है यूजिंग द रिफ्लेक्टिव लेयर्स, तो ये हमारे पास बेसिकली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ तक जो है तमाम चीज़ें कवर हो गई हैं। गिब्स मॉडल को इसीलिए जो है थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को लेयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ आ जाए और बाकी 3 मॉडल्स आपको समझ आ जाए। तो अब ये जो गिब्स मॉडल है, अब ये इन तमाम चीज़ों का, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तो अब ये इन तमाम चीज़ों का एक निचोड़ है, एक खुलासा है, जिसमें गिब्स ने जो है कॉल्ब्स के मॉडल को 4 से 6 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया था। सबसे पहले स्टेज में उसने बताया डिस्क्रिप्शन।
अब डिस्क्रिप्शन बेसिकली सिंपल एक एक्सपीरियंस के बारे में जो है बताना, उसको डिस्क्राइब करना कि क्या हुआ था। कोई भी जजमेंट जो है नहीं करनी इसमें। जस्ट हम मतलब इसमें हमारे कोई बायसेस शामिल नहीं होते, हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन शामिल नहीं होता। इसमें जस्ट हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं फीलिंग्स। जब हम उसी इवेंट के साथ हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाए, यानी कि उस टाइम पे क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग्स थी, तो ये तमाम चीज़ें फिर फीलिंग स्टेज में शामिल हो जाएंगी। देन आएगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जब अपने जो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू और उसकी रेलेवेंस को चेक करना। यानी कि बेसिकली हम इसमें जजमेंट करते हैं गुड और बैड के बारे में कि क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें बुरी थी, अच्छी थी, स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में। एनालिसिस, अब एनालिसिस अब तमाम वो जो सिचुएशन होगी वो ब्रेक डाउन करेंगे और हम डिफरेंट टुकड़ों के थ्रू उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। उस सिचुएशन को समझने के बाद हम एक नतीजे पर आएंगे। अब जब जो जो चीज़ें हम ऊपर कर रहे थे तो इसमें बेसिकली हमने जो है कोई कंक्लूजन नहीं दी थी, हम जस्ट अपने स्टेजेस को पार कर रहे थे। कंक्लूजन स्टेज में हम अपने तमाम एक्सपीरियंसेस को जो है अपने पहले 4 स्टेजेस के गुजरने के बाद अभी हमने कंक्लूजन पर आए, और अब कंक्लूजन के बाद जो है वो प्रैक्टिस पे या वो एक्शंस पे आएगा। तो ये हमारे पास वो जो क्वेश्चन है जो कि गिब्स मॉडल में यूज़ होते हैं। जिस तरह डिस्क्रिप्शन में व्हाट हैपन जैसे क्वेश्चन यूज़ होंगे, फीलिंग्स में कि आप उस टाइम क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, एवॉल्यूशन में गुड और बैड को अलग करना, एनालिसिस में उस सिचुएशन को जो है वो कम्प्लेक्स सिचुएशन को टुकड़ों में डिवाइड करके उस एक एक टुकड़े को समझने की कोशिश करना, कंक्लूजन में हम फैसले पर आते हैं, और एक्शन में जो है ये होता है कि इसमें हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, यानी कि जो हमने सीखा उसको प्रैक्टिस में अप्लाई किया एंड फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन की कि अगर ये दोबारा आया तो हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो यहीं तक थी जो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सेकंड मोस्ट ब्रॉड सब्जेक्ट यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग पर आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम इसको हिस्टोरिकली या तारीख़ी लिहाज से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सोक्रेट्स, डेवी, इस तरीके के डिफरेंट फाउंडर्स थे जो कि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो अपने अपने नज़रिए से जो है वो उन्होंने डिफ़ाइन किया था। इनको जो है वो हम पायोनियर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ट्रेडिशन, यानी कि ये इन सब के बानी हैं, फाउंडर्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। अब हम ये जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन किया है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवी के अकॉर्डिंग एक ऐसा एक्टिव, परसिस्टेंट और केयरफुल कंसिडरेशन होती है किसी भी बिलीफ के बारे में या किसी भी अदर फॉर्म ऑफ नॉलेज के बारे में। जब हम उस पे क्या हम जब आम जबान में कहते हैं कि इस मुद्दे पर रोशनी डालें, तो डेवी ने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी नॉलेज, किसी भी फॉर्म ऑफ नॉलेज पे लाइट डालना, उस पर रोशनी डालना। रोशनी का मतलब ये होता है कि उसको अच्छे से डीप अंडरस्टैंड करना, उसको सपोर्ट करना एंड देन उसके बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचना, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। इसके नतीजे में जॉनसन ने 2000 में क्रिटिकल थिंकिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ थिंकिंग है जहाँ पर एक पर्सन जो है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसको ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है एंड एवॉल्वेट करता है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। उसके बाद येल्ड्रियम ने 2011 में जो है क्रिटिकल थिंकिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एवॉल्वेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब जब एवॉल्वेशन और एनालाइज होगी तो इसके नतीजे में न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट करना, उनको जमा करना, तो वो सिंथेसाइजिंग कहलाता है। इसके अलावा कंसेप्चुअलाइजिंग यानी कि उसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग करना, उसको अपने जो है थॉट्स में लेकर आना, ये जो है तमाम चीज़ें जब मिलकर जो है ये एक क्रिटिकल थिंकर्स को जो है वो डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती हैं। अब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी जिसमें उसने डिफरेंट स्टेप्स यूज़ किए थे अकॉर्डिंग टू येल्ड्रियम,
تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں سیلف اویئرنیس ملے گی، اور اس کے علاوہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے یہ ہمیں ایسی ایبلٹی دیتی ہے جس سے ہم کریٹیوٹی اور رسک لے سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ فاؤنڈرز تھے جنہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا۔ تو ان سب کا نچوڑ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس سے ہم نے ایک ہی ڈیفینیشن ہم نے اس کو ڈفرینٹ جو ہے طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے، ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ تو اس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ بیسیکلی ہماری ہائر لیول تھنکنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک میڈیکل پروفیشن کے طور پر سوچیں، ایک نرس کے طور پر جو ہے وہ سوچیں، تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہوگی اس میں ہمارے پاس ہائر لیول تھنکنگ شامل ہوگی۔ اب اس ہائر لیول تھنکنگ سے جو ہے وہ ہم ایک کلائنٹ کے پرابلم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، بیسٹ پاسبل ڈائگنوسس دے سکتے ہیں، ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو جو ہے وہ ایگزامن کر سکتے ہیں، چاہے وہ کلائنٹ کی کیئر ہے یا چاہے وہ ڈیلیوری آف کیئر کے چوائسیز ہیں۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں ڈفرینٹ سمٹمز بتاتا ہے، اس کے بعد جب نرس جو ہے اس پیشنٹ کے پرابلمس کو سنتے ہوئے جب وہ اس کے لیے بیسٹ پاسبل ڈائگنوسس کو یا اس کے لیے ڈیلیوری آف کیئر کی چوائسیز کو جب سلیکٹ کرتی ہے تو وہ بیسیکلی اس ٹائم پہ کریٹیکل تھنکنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ہائر لیول تھنکنگ پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ ہر ایک لحاظ سے جو ہے اس کی کوالٹی آف کیئر جو ہے اس کو امپروو کر سکے۔ اگر ہم کریٹیکل تھنکنگ اور کلینکل ریزننگ کی بات کریں تو یہ جو کلینکل ریزننگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی وہی کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے جب ہم اس کو جو ہے ایک لاجیکل ریزننگ کے طور پر جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ لاجیکل ریزننگ، کلینکل ریزننگ یہ ایک ایسی کوگنیٹو پروسیسز ہوتی ہے جس میں ہم اپنی تھنکنگ اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے ہم انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، گین کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں، ریلیونسی آف دا انفارمیشن، اینڈ دین ہم اپنے کلائنٹس کے جو ہیں ان کے لیے بیسٹ پاسبل ڈائگنوسس کو، انٹروینشنس کو جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ایک نرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم سمپسن اینڈ کارٹنی 2002 میں انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی ایک فائنل ڈیفینیشن ہمیں دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ایک بہت کیئرفل اور گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے وہ کسی بھی کمپلیکیٹڈ سچویشنز کو اسیس کرنے کے لیے یا پرابلمس جو کلائنٹ کی پرابلم ہے چاہے وہ ایکچوئل ہے پوٹینشیل ہے۔ اب ایک نرس جو ہے وہ صرف ایک بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی، وہ ایک پیشنٹ کو ایز اے ہول ٹھیک کرتی ہے، یعنی کہ اس میں اس کا جو پوٹینشیل پرابلمز ہوتے ہیں، پوٹینشیل پرابلمز وہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ ابھی ہوئے نہیں ہوتے لیکن اس کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ رسک پر ہوتے ہیں، وہ جو پیشنٹ ہے وہ رسک پر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نرس ہے یہ اپنے کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کرتے ہوئے ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ امپروومنٹ کر سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو وہ جو ہے وہ اپنے پریکٹس میں لے کر آ سکتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کو ہم ایک بہت امپورٹنٹ کوگنیٹو پروسیسز کے طور پر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ یہی ایک ایسی ایبلٹی ہمیں دیتی ہے جس کے بارے میں ہم جو ہمیں اس قابل بناتی ہے ایز اے نرس تاکہ ہم پرابلم سالو کر سکیں، ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، چاہے وہ کوئی بھی کانٹیکس میں ہو، سوشل، کلینکل، ایتھیکل جو بھی ہے، تو اس بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے میں اور ہمارے پرابلم سالو کرنے میں، پیشنٹ سے ریلیٹڈ، ہمارے پرسنل پرابلمس، ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ اس بارے میں جو ہے وہ کیپیبل کرتی ہے۔ ابھی اس کے بعد ہے کہ کچھ کی کمپوننٹس ہیں جو کہ کریٹیکل تھنکنگ میں جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، یا یہ جو ہے وہ کمپوننٹس ہوں گے جو کہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں اس کریٹیکل تھنکنگ سے جو ہمیں آؤٹ کم ملتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ ہمارے آؤٹ کم کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم پیشنٹ کے بیسٹ پاسبل ڈائگنوسس کے ٹریٹمنٹ آپشنس کو سلیکٹ کرنے میں، تو یہ بیسیکلی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ ہمیں اپنے بیلیوز، ویلیوز یا ہمارے جتنے بھی خدشات ہیں، جتنے بھی ہمارے شک و شبہات ہیں، ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، یہ ہمیں ان کے ساتھ اٹیچ رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے اب یہ ہمیں ڈیسیجن میکر بناتی ہے، پرابلم
प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हमें बताती है। तो ये बेसिकली हम चैलेंजेस को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, इसमें क्लिनिकल रीजनिंग शामिल है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये हमें अल्टरनेटिव्स बताती है। अल्टरनेटिव्स जिस तरह हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की, हमने जो है प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की, तो ये तमाम चीज़ें अल्टरनेटिव में शामिल होती हैं। ये तमाम कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करती है, जिस तरह सोशल है, स्पिरिचुअल है, या कोई भी, जिस तरह हमने यहाँ पर डिफरेंट जो है कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, पॉलिटिकल, एथिकल, ये तमाम चीज़ें, तो तमाम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये फैसला करती है। इसके अलावा जो है ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताती है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के हमारे पास जो है कैसे फ़ायदे हैं कि इससे हमें जो है अपने जो नॉलेज होती है उनकी सोर्सेज के बारे में भी जो है वो हमें पता लगता है, क्योंकि इसमें हमारी जो डीप लर्निंग होती है, वो एबिलिटीज़, वो जो डीप थिंकिंग होती है वो जो है अराइज हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिव स्केप्टिसिज्म भी है, यानी कि इसमें हम अपने रिफ्लेक्शन को भी जो है वो यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि इसमें हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग करते हैं, रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए अपने पेशेंट के लिए एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हैं। तो ये वो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अटैच हैं। अब नर्सिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का अगर हम आपस में ताल्लुक़ देखें, तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे जो नर्सेज़ हैं, जो जितना भी उनके वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है वो मज़ीद इम्प्रूव होती हैं। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट नर्स को देखें और एक एक्सपीरियंस नर्स जिसका जो है वो 10 to 15 ईयर्स, 20 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस होगा, तो अब वो दोनों जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जितना ईयर्स ऑफ वर्क वो अपने ज़िंदगी का जितना हिस्सा जो है वो अपने वर्किंग स्टेज में लगाती हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग मज़ीद इम्प्रूव होती है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये एक नर्स को इस काबिल बनाती है कि वो बहुत क्विक होते हैं, वो एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर वो डायनामिक चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट को जो है ऑप्टिमल पेशेंट केयर उनको प्रोवाइड करते हैं। उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग, अगर आप लोगों ने डायलेमा का वर्ड सुना है, तो डायलेमा में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हमारे काम आती हैं। डायलेमा ये होता है कि जब हमारे पास नॉर्मली एक सिचुएशन इस तरह होती है कि अच्छी और बुरी होती है। डायलेमा तब होता है जब हमारे पास दोनों सिचुएशंस अपनी अपनी जगहों पर जो है वो ठीक होती हैं, और हमने जो सबसे ज़्यादा ठीक और करेक्ट सिचुएशन होती है उसको हमने कलेक्ट करना होता है, उसको हमने कंसिडर करना होता है। तो ये बेसिकली डायलेमा होता है। तो ये जो डायलेमा है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये उसकी जो एथिकल डिसीजन मेकिंग पावर है ये स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो डायलेमा है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट प्रायोरिटीज़ को, यानी कि इसमें हमें अल्टरनेटिव बता दी है, क्लिनिकल डिसीजन पे हमें जो है क्लिनिकल डिसीजन मेकर्स बना दी हैं। इसके अलावा जो है हमारे डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं, चाहे हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हो गए, डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग, तो इन तमाम चीज़ों में जो है एक नर्स का एक बहुत अहम किरदार है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि जब क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग आपस में जब मिल जाती हैं, यानी कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग में रिफ्लेक्टिव लर्निंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो इसको हैटन एंड स्मिथ ने 1995 में कैटेगराइज किया था। यानी कि जब रिफ्लेक्टिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इनके ताल्लुक को कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं, तो इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। अगर हम इन 4 स्टेजेस को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना चाहें, तो डायग्राम में उन्होंने जो है पहले सबसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने ये स्टेजेस नोट करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्शन का मतलब हमें समझ पहले ही आ गया कि इसमें क्या होगा कि इसमें हम कोई क्लिनिकल जजमेंट नहीं देंगे, कोई भी कंक्लूजन नहीं करेंगे, जस्ट हम उस इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे। अब वो जो इवेंट है, जब हम उसको मज़ीद अपने साथ रिलेट करेंगे, यानी इसके अंदर जस्टिफिकेशन आ जाएंगी, एक्सप्लेनेशन, क्लिनिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन को शो करेंगी।
اب ڈائلاگ ریفلیکشن، اب ڈائلاگ ریفلیکشن میں کیا ہوگا کہ اب وہ جو اس نے تھاٹ ہے، اب وہ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کی، اس کو جو ہے اپنے رول کو جو ہے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ اب ریفلیکشن میں وہ اس نے اپنے تھاٹس کو آرگنائز کیا ہے، اب اس نے جسٹیفیکیشن ریزننگ اس کے ذہن میں آیا، کویشچنز آیا، تو اب وہ اس کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا، یعنی کہ اپنے رول کو، اپنے جو اس ٹائم پہ اس کا جو رول ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرے گا کہ آیا اس سچویشن میں میرا کیا رول بنتا ہے، یعنی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ اب فائنل سٹیج آتا ہے کریٹیکل ریفلیکشن۔ اب اس سٹیج میں کیا ہوگا، اب یہ جو کنفیوژن جو اس کے ڈائلاگ ریفلیکشن میں اس کے ارائز ہوئی تھی، اب اس میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، وہ بیسیکلی جو ہے اس کو عبور حاصل ہو جائے گا اس انفارمیشن پہ، تو وہ کریٹیکل ریفلیکشن یعنی کہ اب وہ اس انفارمیشن کو اپنے ڈیلی لائف کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی ریفلیکٹیو لرننگ اور کریٹیکل تھنکنگ جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ 4 سٹیجز کے اکارڈنگ ایک پرسن جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے ریفلیکٹیو لرننگ کے سٹیج پر جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنرل رائٹنگ۔ جنرل رائٹنگ یہ وہ رائٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے ڈیلی لائف میں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ڈیفینیشن کے اکارڈنگ دیکھیں تو یہ ہمارے تھاٹس کا، ہمارے ایکسپیرئنس کا یا ہمارے آبزرویشنس کا یہ ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے جس کو ہم لکھتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بہت سے فرینڈس یا اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ روز ڈائری لکھتے ہیں، تو یہ جو ڈائری ہوتے ہیں یہ بیسیکلی فارم آف جنرل رائٹنگ ہوتی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، میں صبح اٹھا، میں پھر اسکول گیا، کالج گیا، میں واپس اتنے ٹائم میں آیا، پھر میں ایکسرسائز کیا، میں نے عبادت کی۔ تو یہ تمام چیزیں جب وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہے اپنے تھاٹس کو اور اپنے ایکسپیرینسز کو ریکارڈ کرنا لکھتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں ڈائری لکھنا کہتے ہیں، اینڈ میڈیکل زبان میں ہم اس کو جرنل رائٹنگ کہتے ہیں۔ اگر جنرل رائٹنگ کے جو ہے مینر کی بات کریں تو یہ کنٹینیوڈ سیریز ہوتی ہے رائٹنگ کی، جو کہ ہر ایک پرسن کا جو ہے الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک پرسن کی اپنی لائف ہے، اپنے ایکسپیرینسز ہیں، اپنے ایونٹس ہیں، جن کے رسپانس میں جو ہے وہ جنرل رائٹنگ کرتا ہے۔ اگر ہم لرننگ جرنل کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈائری بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ ویب سائٹ، ڈفرینٹ ایپس جو ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے اپنی جنرل رائٹنگ کر سکیں۔ اب لرننگ جرنل کیا ہے؟ لرننگ جرنل جب آپ لوگ اگر غور کیا ہوگا، جب آپ لوگ لیکچر نوٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے لیے کچھ نوٹس بناتے ہیں یا کچھ آبزرویشنز آپ کر لیتے ہیں، کچھ تھاٹس اس طریقے سے ہوتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے جو جرنل کی بات ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس جنرل رائٹنگ ہے، تو یہ بیسیکلی اس میں زیادہ تر لرننگ جو ہے وہ زیادہ تر یوز نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ اس ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن لرننگ جرنل یہ بیسیکلی آپ کے وہ اسپیسیفک نوٹس، وہ اسپیسیفک آبزرویشنز یا تھاٹس جو کہ آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لرننگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے رائٹنگ یا تھنکنگ کے تھرو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، اور یعنی وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو لرننگ جرنل ہوتا ہے وہ صرف آپ ہی کا پرسنل رہتا ہے، جس سے آپ کے پرسنالٹی کا، پریفرنسز کا اور ایکسپیرینسز کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہر کوئی جو ہے، کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تمام، اگر وہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تمام لیکچرز کو نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ورڈ بائی ورڈ، اور کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 2 پوائنٹس لکھ لیتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی پکچر اپنے ساتھ ڈائیگرام کے تھرو وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کی لرننگ جرنلز جو کہ ایک پرسن کی پرسنالٹی اور اس کے پریفرنسز کو جو ہے وہ ہمیں شو کرتی ہیں۔ اب لرننگ جرنل کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو بات کر دیں تو لائف پکچر، یعنی کہ اس میں ہمارے جو سبجیکٹ ایکسپیرینسز ہیں، ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، اس کی ایک لائف پکچر ہمیں دیتا ہے۔ اس سے ہماری لرننگ ایبیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ہمارے پاس اپنے تھاٹس اور آئیڈیاز کا ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔
اب اسی رائٹنگ جرنل سے ہمیں اپنے اسٹرینتھ کے بارے میں، ہمیں اپنے امپرومنٹ کے، ہمیں کس جگہ پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر ایک پرسن ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ مجھے سوئم کرنے سے ڈر لگتا ہے، تو اب وہ جو ہوگا اس سے اس کو اپنے ایریاز آف امپرومنٹ کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یا وہ ایک اسٹوڈنٹ نے اگر لکھا ہے کہ آج میں نے جو ہے وہ وائوا اچھے سے سنایا، تو اب اس کو اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کا سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی تمام چیزیں ہیں، یہ ایک لرننگ جرنل جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہم اپنے لرننگ جرنل کو اسٹرکچر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ یوز ہو سکتے ہیں۔ ایک لرننگ لاگ یعنی کہ ایک ڈائری وغیرہ بنا لیں، یا پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہماری اپنی پرسنل ڈائری ہوتی ہے، یا جو فیلڈ ورک ڈائری ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہ ہم بنا۔ لرننگ لاگ جو ہے یہ وہ لاگ ہوتا ہے، یہ ڈائری کی طرح ہی یوز ہوتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی ایک اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں بنایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جب کلینکل پر جاتے ہیں تو ہم ریفلیکٹیو لاگ بناتے ہیں، تو اس میں تمام جب ایجوکیشنل لاگ ہم بناتے ہیں تو وہ بیسیکلی لرننگ لاگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نوٹ بک میں ہم نوٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانک ڈاکومنٹ ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا میتھڈ جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یا یہ تمام اس پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی جو وہ اپنی لرننگ ایبیلیٹیز ہیں، وہ کس طریقے سے ایکسپیرینسز کو کس طریقے سے وہ نوٹ کرتا ہے۔ اور یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔